भारत के बीते कल की और उभरते भारत की। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन नेटवर्क पर। न्यूज नेशन के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और सवालों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी संजय कुलशेष सर, साथ ही साथ मनोज गैरोला जी। सर, अब तक भारतीय जनता पार्टी कह रही थी अब की बार 400 पार। हमारे जो तमाम सहयोगी ग्राउंड पे गए हैं, बड़ी संख्या में वोटर भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं, जो लड़ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं अब की बार 400 पार। देश का एक बड़ा तबका इस नारे के साथ उम्मीद कर रहा है कि तीसरी टर्म तय है। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं लोगों को। उन उम्मीदों के जवाब में आपको किस तरीके की उम्मीदें हैं सर? जहां तक इलेक्शन कैंपेन का सवाल है, जन समर्थन का सवाल है, मतदाताओं के उत्साह का सवाल है, एक अभूतपूर्व नजरिया दिखाई दे रहा है। और ये 400 पार का नारा प्रारंभ हुआ जनता से। आवाज हमारे कान पे पहले पड़ी जनता से और धीरे धीरे वो गूंज बढ़ती गई। उसी प्रकार से हमारे कश्मीर के एक साथी ने मुझे कहा कि अब धारा 370 गई है, आपको 370 का नारा देना चाहिए। तो उसमें से फिर ये बीजेपी 370 एंड एनडीए 400 पार, ये बात जन जन में पहुंच गई। लेकिन सर, इस चुनाव में मजेदार बात ये रही कि हार और जीत की बात कोई नहीं कर रहा। 400 से ज्यादा या 400 से कम? वैसे भी विपक्ष, इंडिया अलायंस अगर आप देखें, वो बन ही नहीं पाया। 3-4 बार उनके फोटो हुए, उसमें भी जो पहले में थे वो दूसरे में नहीं थे, दूसरे में थे वो तीसरे में नहीं थे। पहले कभी 1 नंबर आते थे तो फिर तीसरे चौथे नंबर के लोग आने लगे। फिर उसमें कोई स्पिरिट भी नहीं था। चलिए मान लीजिए लोग नहीं जुड़े, लेकिन एक कोalition का धर्म होता है, उसका भी पालन नहीं होता। उनका एक सबसे बड़ा साथी लेफ्ट था और उन्होंने केरल में जाकर के सबसे पहले फेज के चुनाव में ही लेफ्ट के पीठ में छुरा भोंक दिया। लेफ्ट के खिलाफ लड़े, इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा कड़वी बातें, हल्की बातें कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा हुई तो केरल के फर्स्ट फेज के चुनाव में हुई और कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में हुई। तो फिर वो बिखर गया। सर, आपके पिछले 10 साल के कार्यकाल में हमारा देश संसार की एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है और हमारा आज पूरे संसार में 5वां नंबर है। अब जब हम 400 के साथ आएंगे तो उस समय आपको क्या लगता है कि क्या बड़े डिसीजंस होंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे जो आप लेंगे, और वो भी ये देखते हुए कि आपने एक टारगेट रखा है कि जल्द से जल्द भारत को एक विकसित देश बनाना है? एक तो आप जानते हैं कि मैं रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस मूल मंत्र को लेकर के गवर्नेंस में अपना बल देता हूं और उसमें मेरी कोशिश ये होती है, देखिए विकास को हमने जन आंदोलन बनाना चाहिए। एक स्पिरिट पैदा होना चाहिए देश में। आप इंक्रीमेंटल कुछ भी करते जाएंगे तो परिणाम नहीं मिलता है। देखिए देश 1000 साल तक गुलाम रहा। हिंदुस्तान का कोई न कोई भूभाग 1000 साल तक लड़ता रहा है आजादी के लिए। व्यक्तिगत रूप से कोई लड़ा है, कोई सामूहिक रूप से लड़ा है, लेकिन लड़ाई चलती रही। एक खत्म होता था तो दूसरा खड़ा होता था, दूसरा खत्म, तीसरा खड़ा होता था। महात्मा गांधी जी ने क्या किया? महात्मा गांधी जी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। कोई झाड़ू लगाता है तो कहता है मैं आजादी के लिए, कोई प्रौढ़ शिक्षा करता है तो बोले मैं आजादी के लिए, कोई लेप्रेसी के पेशेंट की सेवा करता है तो बोले मैं आजादी के लिए।
उसको एक बहुत बड़ा व्यापक रूप दे दिया। कोई सिंपल खादी पहन ले तो बोले आजादी के लिए, और उसको कैसे लड़ना ये अंग्रेजों को आया नहीं, बड़ा मुश्किल था। और जन आंदोलन बना तो हर व्यक्ति को लगा आजादी आई, आजादी आई। विकास भी, मैंने इतनी इंडस्ट्री की, मैंने इतना ये किया, ये एक तरीका है, लेकिन जन सामान्य में जब विश्वास पैदा होता है, यस 2047 हमें क्या कारण है विकसित नहीं बन सकते, ये मिजाज पैदा करने का मेरा प्रयास है। भौतिक मात्रा में मुझे सफलता मिल रही है, और ये चुनाव जो है उस बात पर केंद्रित हुआ है कि हमें विकसित भारत बनाना चाहिए, अब पीछे नहीं रहना चाहिए। 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड ने उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी है। जब 11 नंबर की इकोनॉमी पर आप देश में कार्यभार संभालते हैं और इतने कम समय में इकोनॉमी को 5 नंबर पर ले आते हैं, 11 से 5, तो लोगों को लगता है कि 5 से 3 पर जाना भी मुश्किल नहीं है, विकसित भारत होना भी मुश्किल नहीं है। और उसके कारण निर्णय आप जो भी करेंगे वो उसकी ओनरशिप जनता लेगी, और जब जनता ओनरशिप लेती है फिर गवर्नमेंट मशीनरी, पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत ही एक कैटलिस्ट एजेंट का रोल रहता है। और मैं ये दृश्य देश का देख रहा हूँ। आप जन आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, आपकी हर चीज जन आंदोलन है। आपने सफाई की बात की, ऐसा बड़ा आपने जब पॉकेट में कूड़ा रखा, पूरा इंडिया पॉकेट में कूड़ा रखने लगा। आपने टूरिज्म की बात की, सब दौड़ पड़े पटेल की मूर्ति देखने के लिए। ये आंदोलन को बनाने के लिए दूसरों के दिमाग पे कब्जा करना बहुत जरूरी होता है, दूसरे दिमाग को पढ़ना। ये एक इतनी बड़ी जनसंख्या को के दिमाग को पढ़ लेना और उसके तरीके से एक चीज फेंकी और आंदोलन बन गई, ये कैसे होता है? ऐसा कब्जा करने की कोशिश जो भी करेगा वो विफल जाएगा। कभी भी जनमन का कब्जा नहीं करना चाहिए जी। हमें जनमन को समझना चाहिए, और जनमन और हमारी सोच के बीच में फासला कम कैसे हो, दूरी कैसे कम हो, खाई कैसे पटे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। थोपने से कभी चीजें सफल नहीं होती है, कभी नहीं होती है। अब देखिए स्वच्छता का अभियान, खुद को जाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, उपदेश देने से होता नहीं है। लाल किले से इस प्रकार की बात बोलने की हिम्मत लगती है, और कुंभ के मेले में सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर के गर्व अनुभव होना, तब लोगों को लगता है कि ये हमारी इतनी सेवा करने वाले लोग हैं, हम उनको स्वीकार क्यों नहीं करते। और जब देश का प्रधानमंत्री कुंभ के मेले के, अब कुंभ का मेला हमारा दुनिया में स्वच्छता के लिए जाना गया एकदम, वरना हमारे त्योहार वगैरह फूल यहाँ पड़े हैं, प्रसाद यहाँ गिरा है, उसी में लगा। एक बड़ा पैराडिम शिफ्ट था। बिल्कुल। और जब मैंने वहां के कुंभ के मेले को जिन्होंने स्वच्छ रखा, उनका सम्मान करने का मेरा तरीका था, मैंने उनके पैर धोए थे। समाज के अंदर एक मैसेज जाता है कि भाई इस देश में हर व्यक्ति महान है, हर व्यक्ति मूल्यवान है, कोई नीचे नहीं है, कोई ऊपर नहीं है। देश का प्रधानमंत्री अगर जिसको कल तक जिसको आप नीचा कहते थे, उसके पैर धोने में गर्व अनुभव करता है, आप एक बहुत बड़े शॉकिंग ट्रीटमेंट भी कभी अपने व्यवहार से देते हैं इनको। उसी प्रकार से कंपटीशन का वातावरण बनाया मैंने कि भाई बताओ भाई कौन सा शहर सबसे ज्यादा स्वच्छ होगा, कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। तो ये करना पड़ता है। जैसे टूरिज्म की आपने बात कही, इस देश में एकता के मंत्र को जीना चाहिए, क्योंकि देश विविधताओं से भरा हुआ है। हमें विविधताओं को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन विविधता में एकता, इस मंत्र को कभी भी ओझल नहीं होने देना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेरे मन में था, सरदार पटेल साहब का बहुत बड़ा स्टैच्यू बनाना है, और मैं जब बड़ा सोचता हूं तो अब मान के चलिए दुनिया में सबसे बड़ा मैं सोचता हूं। मुझे कोई चीज
यानी मेरी प्रकृति में है। मैं मानता हूँ मेरा देश बड़ा तब होगा जब दुनिया को, अच्छा दुनिया में सबसे बड़ा यहाँ है, दुनिया में सबसे बड़ा यहाँ है, तो लोगों को उसका लगता है। तो देश की एकता में सबसे बड़ी भूमिका सरदार पटेल की थी। तो मैं स्टैच्यू का नाम कोई भी रख सकता था, लेकिन मैंने नाम रखा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा तो ऐसे नहीं रखा, मैंने क्या किया, वो किसान नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान नेता थे, और आजादी के आंदोलन में किसान नेतृत्व देने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये मैंने क्या किया कि भाई गांव गांव से खेत में जो उपयोग में आया हुआ औजार है वो लोहा में इकट्ठा करूंगा। हर गांव से मैंने छोटा सा लोहे का टुकड़ा मांगा, यानी देश की एकता। फिर हर गांव से मिट्टी मैंने ली, उस लोहे को हमने मेल्ट करके सरदार पटेल स्टैच्यू में उपयोग किया है। भारत के खेतों में उपयोग किया गया, किसानों के द्वारा उपयोग किया गया लोहा। तो इसके पीछे जो कल्पकता है, उस कल्पकता में एकता एलिमेंट है, जन भागीदारी का प्रभाव है, और उसका परिणाम मिलता है। आपको लगता है इसके पीछे की वजह प्रधानमंत्री जी एक ये भी है कि आप भारतीय राजनीति के संभवतः इकलौते ऐसे राजनेता हैं जिनको केंद्र में इतने लंबे वक्त के अनुभव के साथ साथ राज्य में भी लीड करने का सबसे ज्यादा लंबा अनुभव है, तो आप समझते हैं बेहतर तरीके से केंद्र और राज्य को, फेडरल स्ट्रक्चर को? आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री हुए, एक तो 90% प्रधानमंत्री कांग्रेस गोत्र के हुए। वो किसी भी दल से आए हो, लेकिन मूलतः वो कांग्रेस गोत्र के थे। इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हैं जो कांग्रेस गोत्र के नहीं थे, एक अटल जी, दूसरे नरेंद्र मोदी। लेकिन अटल जी को भी पूर्ण बहुमत से सेवा करने का मौका नहीं मिला। मोदी को पूर्ण बहुमत से देश ने पहली बार कांग्रेस गोत्र के बाहर की सरकार, तो लोगों को कंपैरिजन करने का अवसर मिला। दूसरा ये हुआ कि आजादी से अब तक जितने प्रधानमंत्री बने, ज्यादातर दिल्ली की या सेंटर की राजनीति से निकले। बहुत कम लोग थे जो स्टेट में काम करके आए, लेकिन जो काम करके आए वो स्टेट में भी बहुत बहुत कम समय मिला था। मुझे ज्यादा से ज्यादा समय मिला और एक अच्छे प्रगतिशील राज्य में मिला। तो मैं एक राज्य की कठिनाइयां क्या होती है वो मुझे किसी मुख्यमंत्री से सुनना नहीं पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ, मैं भले यहाँ बैठा हूँ, लेकिन आंध्र में क्या तकलीफ होती होगी, बंगाल में क्या तकलीफ होती होगी, पंजाब में क्या जरूरत होती होगी, ये मैं भली भांति समझ सकता हूँ। अब जैसे कल बंगाल में साइक्लोन वाली घटना, मैं इतने दौरे पर था, लेकिन मैंने आया, रिव्यू मीटिंग ली, उनको जो मदद पहुंचानी थी एडवांस में मदद पहुंचा दी, सारी मशीनरी को गैरअप कर दिया। क्यों? क्यों मैं एक राज्य को जी करके आया हूँ, नेचुरल कैलेमिटी में क्या होता है उसका मुझे अंदाज है, तो मैं तुरंत उसकी चिंता करता। तो इसका मुझे बेनिफिट बहुत स्वाभाविक मिला है। दूसरा, मेरी सरकार जो यहाँ है, पहले की सरकार में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क ये है लास्ट माइल डिलीवरी, ये मेरे सरकार की विशेषता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए अफसरों को भी ये लगता था कि हमारा काम है एक फाइल पे सिग्नेचर करो, ऑर्डर निकालो, अगर कार्यक्रम ऐसा है तो प्रधानमंत्री को ले जाकर के फिता कटवाओ या दीपक जलाओ, और बाकी सब स्टेट को दे दो, स्टेट कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा हम स्टेट को पैसे दे देंगे। मैं ऐसा नहीं करता, मैं वो लास्ट माइल तक का पक्का रोड बनाता हूँ, कैसे जाएगा, कौन करेगा, अफसरों को मैं दौरा करवाता हूँ, और 2-2 हजार अफसरों को मैं फील्ड में भेजता हूँ यहाँ से, तब जाकर के चीजें नीचे पहुंचती है। तो एक पूरा नया वर्क कल्चर है। सर, अभी जो आजकल जो सबसे बड़ी जो टर्न अराउंड स्टोरी है वो पीएसयूज की है सर। पहले जब हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात करते थे तो हम पीएसयूज को कैसे बेचे उसी पे हमारा फोकस होता था, लेकिन आज आप देखिए तो पीएसयूज का इतना टर्न अराउंड हो चुका है कि पीएसयू के शेयर्स आजकल आसमान में हैं और काफ़ी सारी कंपनियां प्रॉफिट्स में हैं। तो ये टर्न अराउंड आपने कैसे किया? मैं एक उदाहरण बताता हूँ।
मैं गुजरात में जब मुख्यमंत्री बना तो काफी लोग आते थे शुभकामनाएं देने के लिए। मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे और बड़ौदा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन से कोई 100-150 लोग आ गए मालाए वाला लेके। तो जैसे हमारे नियम था भाई इतने बजे समय जनता को दे देना, तो मैं, लेकिन वो आए, लेकिन मालाएं क्या पहने, मालाएं टेबल पर रख दी उन्होंने, वो एकदम से रोने लगे। मैं उनके आंसू नहीं रोक पाता था। कभी मुझे समझाइए क्या है। तो उन्होंने कहा साहब हम 20 साल हमारी जिंदगी खपा दी, बच्चों का बड़े हुए हैं, कंपनी बंद हो रही है, हम जाएंगे कहाँ, वो तो मर जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ करिए हमारा। मुझे पता नहीं था कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का ये हाल हो गया है। तब मैं बहुत बाहर रहता था, अचानक मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने कहा देखो भाई, मुझे इस विषय में पूरी डिटेल नहीं है, आपकी जो कागज है मुझे छोड़ के जाइए, और मुझे 15 दिन का टाइम दिए। खैर वो गए, फिर मैंने अफसरों को बुलाया, मैंने कागज दिया, मैंने कहा जरा उसका पूरा प्रेजेंटेशन मुझे दीजिए, क्या मामला है। मैंने उनको 2 चीजें कही। एक, मैंने कहा मुझे गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का, उसको मैं कॉर्पोरेट कल्चर चाहता हूं। मैंने कहा ये सरकारी कल्चर से व्यापारिक कंपनियां नहीं चलती है। दूसरा, मैं उसका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहता हूं। तीसरा, मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ये कुछ मैंने सिद्धांत उनके सामने रखे। ये मुझे बराबर इसलिए है कि आपको आनंद होगा जान करके कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी के जन्म से लेकर के कभी भी जितना प्रॉफिट नहीं हुआ था, उतना प्रॉफिट उसको 2 साल में हुआ। हाईएस्ट प्रॉफिट वाली कंपनी बन गई। तो मेरा ये काम करने का तरीका है। फिर मैंने उसमें पॉलिटिकल लोगों को कोई अपॉइंट नहीं किया, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मुझे प्रोफेशनल लोगों चाहिए। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोफेशनल लोगों को लाया और लगाया। यहाँ जब आया तो आमतौर पर सरकारी कंपनी का मतलब ये होता है कि जिस दिन उसका उद्घाटन होता है तो उसकी मरने की तारीख उसके साथ हो लिखी, ऐसी एक छवि बनी। मैंने कहा ये नहीं चाहिए, जनता का पैसा है, बर्बाद नहीं हो सकता है। तो मैंने PSU कंपनीज के शेयर, अब देखिए शेयर मार्केट बहुत बड़ा वैल्यू बढ़ गया है। अब तो इन्वेस्टमेंट के लोग लिए पहले लोग भारत सरकार की कंपनियों के देखते थे, मार्केट वैल्यू बढ़ा है, नेट वर्थ बहुत बड़ी है, इसका भी एक लाभ मिला है। तो अब HAL देखिए, HAL का पिछले चुनाव में 19 में इन्होंने जाकर के उस गेट के बाहर आंदोलन किया था, HAL बंद हो रहा है, HAL बंद हो रहा है, और देश में हवा फैले। और जब ऐसी हवा फैलती है तो जो इन्वेस्टर होता है वो भी तो मिसगाइड हो जाता है। इतना पाप किया था। इस साल की चौथी तिमाही में रिकॉर्ड प्रॉफिट HAL का हुआ है। मेरा अंदाज है 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रॉफिट है, उसका हाईएस्ट है उसके अपनी HAL के लाइफ का। तो चीजें अगर आप प्रोफेशनली चलाते हैं। अच्छा, पहले क्या था जी, जो CAG का रिपोर्ट है वो तो बहुत ही खराब था। इतनी कंपनियों को कैसे बर्बाद की बाबुओं ने, नेताओं ने उसका दुरुपयोग किया, ये भी चर्चाएं आती थी। टोटल मार्केट कैप करीब 225% ये PSU का बढ़ा है मार्केट कैप। HAL का तो मैंने कहा कि कितना, तो जो मैंने पहले कहा रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, उसमें मैनेजमेंट का बराबर 60 वर्षों तक साहब ये सारे जो जिसको कहते हैं ना नवरत्न कहने को रह गए थे। वो उनकी एक, अगर कोई अफसर हैं उसका बोर्ड में है तो कंपनी एक गाड़ी अफसर के घर रहती थी। मैं तो गुजरात में था तो मैंने कहा आपको एक ही फोन पसंद करना है, बताओ कौन सा करोगे। सब कंपनियों का नहीं है, गाड़ी एक ही मिलेगी, सब नहीं मिलेगी। CAG ने मिस मैनेजमेंट को लेकर कहा, 68 कंपनियों के खिलाफ CAG का रिपोर्ट था। मैं स्वभाव से डिसिप्लिन मानता हूँ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बड़ा आग्रही, राजनीतिक दखलंदाजी बिल्कुल। मैं कभी कभी लोग कहते हैं
ये चीजें बर्बाद होती हैं पॉलिटिकल दखल से, मैं इसमें सहमत नहीं हूं। मेरा कहना ये होता है कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल इंटरवेंशन जरूरी है, बिल्कुल सही। क्योंकि वो जनता से आता है, जनता की पल्स को जानता है। इंटरफियरेंस अलाउड नहीं होना चाहिए, इंटरवेंशन इज मस्ट। और इसलिए डेमोक्रेसी तो इसी के लिए है। तो राजनेताओं को जो गाली देने की फैशन है उससे भी मैं सहमत नहीं हूं। और मैं मानता हूं कि शेयरहोल्डर को के लिए भी काम करने का मैंने कहा, जो कि भारत में जो लोग हैं, जितनी प्रगति होगी फायदा ही होगा जी। हमने पिछले 10 सालों में एक बिल्कुल अलग तरह का प्रधानमंत्री देखा, जो हमने तो इससे पहले देखा नहीं। हमारा प्रधानमंत्री डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड में चला जाता है, बेयर ग्रिल्स के साथ वो टास्क कर रहा है जो हम सोच नहीं सकते। हमारा प्रधानमंत्री बेट द्वारिका में समुद्र तल के नीचे बैठ जाता है। हमें लगता है ट्रीटेड शॉट होंगे। एक प्रधानमंत्री वहां बैठ करके, एक प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री केदारनाथ की भीषण ठंड में आराम से साधना कर रहा है। ये रूप हमने कभी पहले देखा नहीं। तो क्या आपका जो दुरूह परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों, चुनौतियों में अस्तित्व बनाए रखने की जो आपकी एक शक्ति, आपका एक स्वभाव है, ये उसका परिणाम है? और ये कैसे होता है? ऐसा है कि हमने कई वर्षों से ये यानी प्रधानमंत्री मतलब ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, फ्रेम में फिट किया हुआ है। उसके बाद कुछ भी है तो हमको लगता है ऐसा। अब हर प्रधानमंत्री की अपनी एक दुनिया रही है। ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं कि जो नेवी के शिप लेकर के फैमिली टूर पे चले जाते थे। ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे। इस देश ने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं कि जो संकट के समय 3-3 सप्ताह वैकेशन पे गए थे। 3 सप्ताह वैकेशन पे, संकट के समय। मैं कभी ये बाहर आएगा, आप रिसर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो एक तो देश ने वैरायटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, और हर प्रधानमंत्री की एक वैरायटी भी रही है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा अपना एक अलग बैकग्राउंड है। जो परंपरागत जो पॉलिटिकल दुनिया है, मैं उस ब्रीड का नहीं रहा। मैं एक बहुत सामान्य परिवार से निकला, और जीवन में कुछ खोजने की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश अभी भी है। बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया, तो कुछ न कुछ खोजना, ढूंढना, पाना, ये मेरा बहुत लंबे समय दुनिया के लिए नया लग रहा है। मैं आदि कैलाश चला जाऊं, या मैं कैलाश मानसरोवर चला जाऊं, या मैं केदारनाथ चला जाऊं, या अमरनाथ चला जाऊं, ये मेरे जीवन में है। और आप अगर कई ट्राइबल इलाके में जाएंगे तो आपको ऐसे कई परिवार मिलेंगे जो बताएंगे कि ये पेड़ के नीचे मुर्गी सोते थे, उस नदी में खुद नहाने के लिए चले जाते थे, और बोले फिर हमारे घर में जो भी पड़ा रहता था खा करके चले जाते थे। ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको। तो मेरा जीवन ऐसा रहा है। जहां तक अब यहाँ क्या लोगों की नजर और कैमरा रहता है, पता नहीं, इसलिए लोगों को पता चलता है। लेकिन मैं तो ऐसे ही रहा। और मैं हिंदुस्तान में बहुत मैंने भ्रमण किया है। मेरा यहाँ की मिट्टी के प्रति मेरा अगाध प्यार है, पागलपन है। वो जिस रूप में हो, मैं उसको जीना चाहता हूँ। चाहे वो केदारनाथ की गुफाएं हो, या कन्याकुमारी का समुद्री तट हो, या मैं कभी, आप हैरान हो जाएंगे, मैं कच्छ के रेगिस्तान में रात बिताने चला गया एक बार। तो वहां एक धोर्रो गांव है पाकिस्तान की सीमा पर। लेकिन आज वो जगह मैंने किसी जमाने में गया, देखा, वहां रहा, आज वो दुनिया के मैप पर है विलेज टूरिज्म के लिए। तो मैं जाता हूं खुद की एक जिंदगी को समझने के लिए, जीने के लिए। लेकिन जब मैं उसमें से कोई स्पार्क मुझे होता है, तो उसमें से एक नई व्यवस्था भी खड़ी होती है। तो इसलिए मैं अब द्वारिका मेरे मन में आज भी है। विज्ञान और आर्कियोलॉजी सब कहते हुए द्वारका डूब गई थी। अब भारत में टूरिज्म के लिए इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। तो मेरे मन की इच्छा थी कि मैं कभी न कभी
उस डूबी हुई द्वारिका के जो अवशेष हैं हाथ छू करके आऊंगा। तो मैं आप जितनी बातें की आपने उसमें एक कॉमन चीज है, प्रकृति। आप हमेशा कहते हैं प्रकृति से मैं बहुत मुझे ताकत मिलती है। प्रकृति से ताकत कैसे मिलती है? आप देखिए, वैसे अगर आप प्रकृति का अध्ययन करें तो उसकी स्वयं संचालित व्यवस्था रहती है, वो किसी भी हालत में अपने आप को देना चाहता है। लेकिन प्रकृति के प्रति आपका जब समर्पण होता है ना, तब आपका अपना विस्तार होता है। आप कैसे? अपने दायरे से एकदम से बाहर निकल जाते हैं। मुझे प्रकृति विस्तार देती है, और मैं इसलिए, और मैं कभी लिखता तो नहीं हूँ आजकल, जब लिखता था तो कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ा कोई न कोई विषय तो आ ही जाता था। आपने लिखा था अभी तो सूरज उगा है, हाँ, न्यूज नेशन के लिए लिखा था। वो तो क्या हुआ कि पिछली बार मैं कहीं से आ रहा था, हिमाचल से आ रहे थे। हाँ, और आपके यहाँ शायद दीपक चौरसिया जी, थे, दीपक जी थे। तो इंटरव्यू था आपकी यहाँ, तो मेरे हाथ में वो कागज थे, वैसे ही मैंने फाइनल भी नहीं किया अभी तो वो बोले, मैंने कहा भाई मैं जाके आया था। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जी बड़े अर्थ लगाए गए थे उस आपकी एक लाइन के। अभी तो मैं देखिए, मेरे लिए ये सब जैसे मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि भाई ये धूप है जी, हैं, इतनी तेज धूप है इस बार। अगर धूप भी तेज है तो विजय भी तेजस्वी होगी। बिल्कुल। हाँ, और मैं कहता हूँ जीत है गति की, जीत है नीति की, अंतिम पंक्ति की, जीत प्रकृति की, जीत है ज्योत की, विरासतों के प्रीत की, कर्म के धर्म की, जीत है ये देश की कि नए युग के प्रवेश की, ये जीत है भारत की, वाह वाह, ये जीत है जनता जनार्दन की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो अब तो सूरज बिल्कुल उरूज पर है, पूरी रोशनी। सर, हम सबको भारतवासी के तौर पर गर्व है खुद पर, लेकिन आज़ादी के बाद से भारत की एक छवि ऐसी भी रही जो विदेशों से मानवीय मदद मांगता था, अनाज मांगता था, कर्जा मांगता था, हथियार भी मांगता था। बीते कुछ सालों में वो तस्वीर अब बदली है। अब हम बाकी देशों को मानवीय मदद कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट में हमने रिकॉर्ड बना रहे हैं, कोरोना संकट में हमने देखा कि कैसे हमने दुनिया के बहुत देशों की मदद की। ये छवि बदलना भी कितना जरूरी था? एक नेता के लिए होता है कि अपने देश में सब कुछ ठीक रहे, विदेशों को लेकर जो ये नजर, ऐसा है, छवि बदलने के लिए मैं देश नहीं चलाता हूँ, मैं मेरे देश के कल्याण के लिए काम करता हूँ। मेरा जीवन समर्पित है मेरे देश के सामान्य मानवी की जिंदगी बदले, सब मेरे देश के ईज ऑफ लाइफ हो, ईज ऑफ बिजनेस हो, तो मेरे देश की छवि अपने आप बनेगी। तो मैं कोई ये कलर पेंट लेकर के देश की छवि बनाने के लिए के पक्ष में नहीं हूं। अब ये क्या भारत के पास संसाधनों की कमी थी? क्या भारत के सामर्थ्य की कमी थी? क्या भारत में टैलेंट की कमी थी? ये सब कुछ मैं तो आज कोई मोदी आने के बाद थोड़ा आया है, इस देश के पास सब कुछ था, लेकिन हमने उसको तवज्जो नहीं दी। हम गुलामी की मानसिकता में इतने दबे रहे कि कोई कहे तुम्हारा बुरा है तो हम मान लेते, हाँ अब हम लेट हो गए तो हमें गर्व से कहते हैं अरे भाई क्या करें इंडियन टाइम है। हम ही तो हमें अपने आप को गाली देते रहते जी। बिल्कुल, ये क्या तरीका है जी? कभी तो गर्व करना सीखो। जब आप अपनी चीजों पे गर्व करना सीखोगे ना, तो फिर करने लगेगा कि यार मैं गर्व तो कर रहा हूं, लेकिन कुछ सब्सटेंस भी हो तो फिर सब्सटेंस आ जाता है, फिर साहस भी आ जाता है। मैंने इसके लिए एक माइंडसेट बदलना चाहता था। लोगों का एक माइंडसेट होती है, चलती है, अरे छोड़ो यार हमारा ये माइंडसेट नहीं चल सकता। हम दुनिया, और फिर उनके सामने लोग कुछ आपको मॉडल पे बनाने पड़ते हैं, आपको क्रिएट करके देना पड़ता है, तो दुनिया को भरोसा होता है। जब चंद्रयान की सफलता मिलती है तो दुनिया कहती है स्पेस शक्ति में अब आप भारत को स्वीकार करना ही होगा आपको। कोविड वैक्सीन, दुनिया को चिंता थी कि इतने बड़ा देश दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन यही देश संकट तो न बना, देश को भी संभाला, दुनिया को संभाली। दुनिया को दवाइयां चाहिए, दुनिया को वैक्सीन चाहिए, और आज दुनिया के कई देशों से आप जाएंगे, जैसे कि आप इंडिया का, ओ थैंक यू आपने वैक्सीन दिया था, हर भारतीय को लोग थैंक कहते हैं जी, प्रधानमंत्री को थैंक, हर हिंदुस्तानी को थैंक्स कहते हैं, और वो पब्लिकली एक्नॉलेज करते हैं जी।
तो ये भारत के लिए मेरे गर्व की बात है, मतलब है भारत के सामर्थ्य है। अब देखिए दूसरा, आप आत्मनिर्भर भारत की मजाक उड़ाएंगे, क्या लॉजिक है जी? क्या कोई अमेरिका वाले इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी बड़े गर्व से कहते हो कि भाई बी अमेरिकन बाय अमेरिकन? यस। तो मुझे आत्मनिर्भर भारत कहने में संकोच क्यों होना चाहिए? मैं वोकल फॉर लोकल की बात क्यों ना करूं? मैं डिफेंस में कब तक ये दुनिया से माल खरीदता रहूंगा भाई? मैं खरीदार बन गया। आज भी मेरे देश का 2-3 चीजें हैं जैसे जो मैं आने वाले 5 साल में मैं ज्यादा मेहनत करना चाहता हूं। जैसे हमारा, हम वैसे तो एग्रीकल्चर कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश होने के बाद भी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया खाने का तेल हम बाहर से लाते हैं जी। खाने का तेल, चलो पेट्रोलियम के लिए हमारी मुसीबत है तो हम लाते हैं, समझ रहे हो। अब मैं उस पर मिशन मोड पे काम करना चाहता हूं और मैं भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, बनना चाहिए। फायदा क्या होगा? मेरे किसान को फायदा होगा जी। अगर ऑयल मेरे देश के अब खाड़ी का तेल की झाड़ी का तेल, तो मेरे खेत का तेल होगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। उसी प्रकार से मैं बायोफ्यूल, इथेनॉल, ये अब 20% इथेनॉल, मतलब मैंने विदेशों से जो मुझे लाना था उतना बोझ मेरा कम हुआ। अब मैं सोलर मूवमेंट पे चला हूँ, पीएम सूर्य घर, तो मेरा एनर्जी आत्मनिर्भर होगा। तो जो मूलभूत चीजें हैं, अब डिफेंस, हम अभी तक साहब एक भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बना हुआ था, बदनामी आती थी, कोई चीज ऐसी निकाली ना पड़े। मैंने मिलिट्री को कहा, आर्मी को कहा, मैंने कहा बिल्ली को इस वर्ष कितनी चीजें बाहर से लाना बंद करोगे? तो हर बार नेगेटिव लिस्ट बाहर निकालता है डिफेंस वाले कि भाई आप इतनी चीजें बाहर से हम नहीं लेंगे, यहीं चलेंगे। तो जो मैन्युफैक्चरर है उनको लगता है भाई चलो ये इसके लिए तो मार्केट पक्का है हमारा, कंपटीशन आ लेगी, क्वालिटी इंप्रूव होने लगी। 1 लाख करोड़ रुपया का माल मेरे देश में बना और करीब 21,000 करोड़ डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने लगे। तो भारत का दुनिया भर के अंदर एक नई छवि बनी है जी। टेलीकॉम में भी सर हम देखते हैं तो आज जहां पहले हम इतना इंपोर्ट करते थे, आज हमारे देश से टेलीकॉम भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है सर। लेकिन आपका जो एक बहुत बड़ा जो बहुत बड़ा काम है वो सर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है और उससे भी ज़्यादा मेरे को लगता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से आपने डेवलप किया संसार में, मेरे को लगता नहीं कि इसकी कोई मिसाल होगी। और दूसरा, आपकी जितनी स्कीम्स जो बनी हैं तो उसमें उसका आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा रोल जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने उसकी सक्सेस पे प्ले किया? आपकी बात सही है। एक तो जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग है, हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम दुनिया के सेकंड बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं मोबाइल फोन के। रोजी रोटी हमारे देश में मिल रही है, देश में हम मोबाइल फोन बन रहे हैं। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में बांटता हूँ। एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है, दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मेरी जरूरत है, और तीसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब दुनिया को मूव करने वाला है। तो हर एक की अपनी अपनी अहमियत है। जब मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहता हूँ तो पहले की तुलना में डबल मेडिकल कॉलेज हो गई, 2 लाख के करीब आयुष्मान मंदिर बन गए हेल्थ केयर के लिए। तो ऐसी समाज जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो काम करना चाहिए उसका, अच्छा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, एक प्रकार से मैं उसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि उसको आवश्यकता है। दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले तो ये था कि भाई गांव वालों को अच्छा लगे, चुनाव जीत जाए, इसलिए यार टार का एक छोटा सा बना दो पट्टी। मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ मैच करना चाहता हूँ। तो आजकल मेरे यहाँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, वो उसको मैच करने में हम कितना दूर है आगे जा सकते हैं। मैं जानता हूँ मेरी बुलेट ट्रेन की कल्पना को आज भी लोग गालियां देते हैं, लेकिन वो माइंडसेट बदलने के लिए बहुत जरूरी है। माइंडसेट तब बदलता है जी। हमने अब तक वो लाल कलर की रेलवे देखी जिंदगी, और कभी विचार ही नहीं आया
आज वंदे भारत ट्रेन ने सोचने का तरीका बदल दिया, उसको रेलवे अपनी प्यारी लगने लगी। तो बदलाव हर एक को पसंद है। तो जहां तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, पूरी दुनिया उसके लिए बड़ी अचरज है। मैं G20 की मीटिंग में इंडोनेशिया गया था। ऑलमोस्ट ऑल कंट्री मुझे कह रहे थे साहब ये कैसे हुआ है, क्योंकि उनको लगता है ये बड़ा रिवॉल्यूशन है। तो उन्होंने बड़ा आग्रह किया था कि आपके यहाँ जब हमारी G20 होगी तब हम इस विषय को जरा और गंभीरता से लेना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा G20 समिट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेशल बल दिया गया है। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं तो एडॉप्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, आज दुनिया में जितना फिनटेक में काम होता है उससे करीब 60% अकेले हिंदुस्तान में होता है रियल टाइम। और उसके अब कोई भी व्यक्ति तय करता है मैं जेब में एक भी पैसे बिना लिए बिना निकलूंगा, महीने भर टूर करके आऊंगा, उसको कोई तकलीफ ही नहीं है, उसका मोबाइल फोन चाहिए बस, उसका काम हो जाता है। छोटे छोटे रेहड़ी पट्टी वाले लोग वे भी, और मैंने देखा दुनिया के जितने मेहमान आते हैं तो उनकी एम्बेसी वाले वो ऐसे रेहड़ी पट्टी वाले के पास ले जाते हैं और उसे दिखाते हैं जादू कि देखो ये सब्जी बेचने वाला डिजिटल पेमेंट करता है। तो उनको बड़ा अचरज होता है। अब दुनिया के कई देशों में, अब जैसे यूएई में हमारा यूपीआई चल रहा है, जो हमारा करीब 25-30 लाख हमारे लोग वहाँ काम करते हैं। उनको जो रेमिटेंस भेजना होता है, पहले काफी कुछ उनको आर्थिक बोझ होता था, बैंकों के थ्रू जाना, कमीशन देते देते पहुंचना, काफी कम हो। अभी वो यूपीआई से भेजता है पैसा, जितना पैसा भेजता है उतना ही पैसा अपने घर पहुंच जाता है, उसको किसी को चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा वाइबल बन गया है जी। तो उसी प्रकार से मेरा जो आयुष आरोग्य मंदिर की कल्पना है, आयुष आरोग्य मंदिर, वहां मैं टेलीमेडिसिन पे बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ। उसमें जाने वाला व्यक्ति को टॉप मोस्ट डॉक्टरों का कंसल्टेशन मिल रहा है जी। 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसमें टेलीमेडिसिन की व्यवस्था, तो उसको लाभ मिल रहा है। कोविड के समय सबसे बड़ा फायदा हुआ इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। बच्चे घरों में थे तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मैंने मैक्सिमम इसका उपयोग किया, उसको मैंने प्रायोरिटी दी। यानी मैंने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, स्टार्टअप की दुनिया उसके मूल में ही है। अभी मैं गेमिंग के वाले बच्चों को मिला, मैं चाहता था गेमिंग को समझना, क्योंकि गेमिंग का सबसे बड़ा मार्केट भारत में है, लेकिन ओनरशिप हमारी नहीं है। और मैं सोचता हूँ यार मेरा पैसा बाहर क्यों जाना चाहिए। तो मैंने सब गेमिंग के एक्सपर्ट लड़के हैं उनको बुलाया था, काफ़ी समझा, मैं खुद भी गेमिंग के ऊपर हाथ आजमाया और मैंने समझा कि भाई, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, साहब हम दुनिया में खेलने के लिए जाते हैं, तो दुनिया को जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ डेटा इतना सस्ता है तो बोले सरप्राइज करते हैं। तो मुझे ये समझ आया कि भारत का डेटा सस्ता होना वो सिर्फ दुनिया को बताने के लिए नहीं कि भाई देखो बेहतर सस्ता, ये कितना बड़ा गेम चेंजर होता है। और फिर से मैं टीम लगाई हुई है कि गेमिंग की पूरी इंडस्ट्री, जब मैं सस्ता डेटा देता हूँ तो मैं गेमिंग को एक कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे कॉमर्शियल एंड कंस्ट्रक्टिव ऐसा उसको कैसे रूप दे सकते, तो मैं काफी काम कर रहा हूँ। यंग जनरेशन के लिए अच्छी खबर। प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में एक और नई चीज दिखती है, पड़ोसी मुल्क में बड़ी शांति है। आप अचानक लाहौर चले गए और अभी हाल में आपने ये और कह दिया कि हाँ तो क्या हुआ, ये तो मेरे देश का हिस्सा था। वहां तो सनसनी फैल गई। ऐसा है कि हमें इतिहास को बोलना नहीं चाहिए, और कभी कभार क्या होता है हम इतने, या तो एकदम 5000 साल पहले की बात करेंगे, मेरे देश में ऐसा था और मेरे देश में वैसा था, हम सोने की चिड़िया थे, हम डिगना थे, फलाने थे, और उसको कल का पूछे तो पता नहीं होता है क्या हुआ था भाई, क्या कारण था। इतना बड़ा देश आजादी के बाद एक छोटी सी लड़ाई में आधा कश्मीर चला गया।
ये कौन कैसी सोच थी, क्या कमी थी हमारे देश में? मेरे दिमाग में अभी भी नहीं बैठता है। बंटवारा हुआ, चलो भाई ठीक है। मजबूरी, जो भी हुआ वो इतिहास, जिसको गुनाह सा देना है सजा। लेकिन बंटवारा होने के बाद एक लड़ाई होती है और लड़ाई में आपका आधा कश्मीर चला जाता है, ये दिमाग में नहीं बैठता है जी। तो ऐसे कई सवाल देश में है। और इसलिए जब 1857 स्वतंत्र संग्राम के शायद 125 साल हुए या 150 साल हुए, तो मैं कहीं मेरा लेक्चर था, उसमें मैंने कहा था कि 1857 के संघर्ष को बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान तीनों ने मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो तो साझी लड़ाई थी भाई। वो साझी लड़ाई याद करोगे तो पता चलेगा ना, कभी हम एक थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपनी आने वाली पीढ़ी को आप क्या थे, कहाँ थे, कैसा हुआ, बताने में संकोच क्यों करना चाहिए? तो नई गलतियां नहीं होंगी। जिन गलतियों के कारण ये दुर्दशा हुई, आगे से हम जागृत रहेंगे कि भाई इससे बचो। सर, आपके पिछले 10 सालों के कार्यकाल में देश ने कई सारी कामयाबियां देखी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, अगर कोई एक उपलब्धि की हम बात करें तो? ऐसा है कि जो व्यक्ति काम करता है, आप थोड़ा कंपैरेटिव देखना पड़ता है। 2013-14 का कालखंड देखिए, चारों तरफ निराशा की गर्त में देश डूबा हुआ था। अब कुछ हो नहीं सकता। हेडलाइन रहती थी, आज इतने लाख का घोटाला, आज इतने लाख का घोटाला, आज इतने लाख का। अब छोड़ो यार, क्या होगा पता नहीं। अब चलो भाई, चलती है, चले हम पापू, हमें क्या लेना, अपन कर लो। ये भाषा सुनाई देती थी। निराशा की गर्त में डूबा हुआ जनमन आज विश्वास से भरा हुआ है और कहता है ये हम करके रहेंगे। चंद्र पर मेरा शिव शक्ति पॉइंट मेरा देश का है, मेरे देश का वैक्सीन है, मैं लगवाऊंगा। ये जज्बा जो है ना, आत्मविश्वास पैदा हुआ है, आकांक्षाओं का उबाल है, एक प्रकार से तूफान आया हुआ है। ये सारी चीजें हैं जो बदलाव ला रही है। इससे बड़ी सिद्धि क्या होती है जी? आप इन चीजों का आप किसी नापने का यंत्र नहीं कि आप नाप सकते हैं, लेकिन इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बड़ा जबरदस्त होता है जी, बहुत बड़ा जबरदस्त होता है। पिछले 30-40 साल की राजनीति में खासकर ऐसा पहली बार हुआ कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से सत्ता से बाहर रखना है। लेकिन उसके बाद भी ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी है वो सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या इसके पीछे की वजह आपको नजर आती है? और जो इंडिया गठबंधन, जिसको आप इंडी गठबंधन कहते हैं, उसमें कमी कहाँ रह गई, उसकी कमजोरी क्या आपको नजर आती है? अब तो चुनाव लगभग खत्म हो गया। मैंने सुना है कि वो अपनी कमजोरियों की डिस्कशन करने के लिए बैठने वाले हैं। मैं इसे अच्छा मानता हूँ कि कम से कम वो बैठ करके अपनी कमजोरियों पर, और नतीजे के भी पहले ही बैठने वाले हैं, कमजोरियों पर चर्चा करने के लिए। अगर ये लोकतंत्र में तो वे आत्मनिरीक्षण करते हैं, उनकी कमियां क्या है ढूंढते हैं, तो अच्छी चीज है। और उनकी कमियां हमारे ध्यान में आएगी तो हम भी देखेंगे भी भविष्य में कमियां हमारे यहाँ ना आ जाए। आपके हिसाब से कहाँ कमी रह गई विपक्ष में? अवसरवादिता थी, राजनीतिक विचारधारा की समानता की कमी थी? देखिए, इंडी अलायंस के जो लोग हैं, इनमें तीन कैरेक्टर, तीन उनके डीएनए में तीन चीजें कॉमन है। एक है ये गौर सांप्रदायिक है, दूसरा ये गौर जातिवादी है, तीसरा ये गौर परिवारवादी है। ये इनके डीएनए में है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश की जो नई जनरेशन है वो आजादी के बाद पैदा हुई जो जनरेशन है उसकी सोच अलग है और वो बहुत बड़ा फोर्स है। वो इन चीजों से बाहर निकल चुका है। वो एक ऐसा हिंदुस्तान चाहता है जो सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो। वो ये इस प्रकार की भाषा सुनने को भी तैयार नहीं है जी। लेकिन अभी ये घिसी पिटी चीजें चल रही है।
मैं समझता हूं कि वे काल बाह्य हो चुके हैं जी। आपने अभी पुरी में के रोड शो में हमें वक्त दिया था, उस दिन आपने इस्तेमाल किया था कि आप न्यूज़ नेशन वाले हैं तो हम भी नेशन फर्स्ट वाले हैं। ये नेशन लास्ट जो होता था, ये फर्स्ट 10 साल में इतना आ गया। ये हमारा कमिटमेंट है, जी जी नेशन फर्स्ट। और हम चाहते हैं कि हम कोई भी निर्णय करें राष्ट्र प्रथम की धारणा से करेंगे। जी। हमारे लिए दल से बड़ा देश है और इसलिए हम जो कुछ भी करेंगे देश को प्राथमिकता देते हुए कहेंगे। सर्वोत्कृष्ट प्राथमिकता हमारी देश होगा, बाकी सब बाद में होगा। और निर्णय तब होते हैं सही क्योंकि वो नियत से जुड़ा हुआ मामला है, और जब नियत सही होती है तो नतीजे भी सही आते हैं। आपके परम मित्र स्वर्गीय सुधीर फड़के जी, उनका एक गीत आपका बहुत पसंदीदा गीत है, ज्योति कलश कलश छलके, हुए गुलाबी रंग सुनहले रंग दल बादल के। ज्योति कलश छलके। अगले कार्यकाल में ये ज्योति के कलश भरपूर छलकें, भारत की उषा, भारत की रोशनी पूरी दुनिया में जाए। हमारा जो विश्व गुरु का सपना है, काफ़ी हद तक हमने उस पर विजय पाई है, हम पूरी विजय पाए। आपकी इसी हमारी आकांक्षा के मेरा साथ भी आपको न्यूज बहुत- नेशन के सभी दर्शकों को सबको नमस्कार। और मैं तो मानता हूं कि जितना कीचड़ उछलता है उतना ही कमल खिलता है, और जितनी रोशनी तेज होती है उतना ही कमल बड़ा होता है। बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये दोनों मुझे सहज रूप से उपलब्ध हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।